हाय गाइस। आज हमारा ट्रेनिंग का दूसरा दिन है। तो आज हम जो पॉइंट्स कवर अप करेंगे उनको नोट पैड में फटाफट देख लेते हैं। आज हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है डे 2 का। पहला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि सेल्फ स्टोरेज का एग्जाम जो पैटर्न है वो कैसा होगा। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा हमारा कि सेफ जो प्रोडक्ट है उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मतलब उसकी जगह क्या है। वेयर वेयर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम ढूंढेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉट हमने डिस्कस कर लिया था सेशन 1 में कि सेफ है क्या। ठीक है, और हमें उसकी जरूरत क्यों है। अब हम एक तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखेंगे कि ये कहाँ पर यूज होता है, इसकी जगह क्या है, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। और पॉइंट नंबर 3 है हमारा कि सेफ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, जैसे आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, सेफ का आर्किटेक्चर जो है वो क्या है। उसमें सारे पॉइंट मैं आज नहीं लूंगा। आज मैं कुछ पॉइंट लूंगा, क्योंकि जो आर्किटेक्चर है ना बहुत क्रूशल कंपोनेंट है किसी भी प्रोडक्ट का। तो मैं चाहता हूं कि हम बहुत अच्छे से फोकस करें और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो मैं आज कुछ सेलेक्टेड कंपोनेंट्स ले रहा हूं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। रिमेनिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा। ठीक है, तो मैं आज क्या क्या आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको ओएसडी नोड। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ऑब्जेक्ट्स। फिर मैं आपको बताऊंगा पीजीज। उसके बाद मॉन मॉनिटर नोड। ठीक है, और ये बेसिकली मेन कंपोनेंट रहेंगे जिसके आसपास हमारा आज का ये आर्किटेक्चर का डिस्कशन घूमेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपका जो ओएसडीज हैं, टाइप ऑफ ओएसडीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है हम लोग फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे, सेफ फ्लो। सेफ फ्लो का मतलब ये है कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, कि अगर कोई एक यूजर जो है वो सेफ स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो उसने कुछ डेटा सेव किया तो वो किस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, तो वो हम एक हायर लेवल पे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आज के बुलेट पॉइंट हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेफ स्टोरेज का एग्जाम पैटर्न। ये पहले जो मेरा सेशन था उस पे मैंने इसको बहुत ही कम डिस्कस किया था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हम इसको जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सेफ का जो एग्जाम होता है ना वो रेड हैट के और एग्जाम्स की तरह ही होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा, इसमें वर्चुअल मशीन मिलती हैं जिन पे आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको 5 वर्चुअल मशीन मिलेंगी एग्जाम में। ठीक है, 5 वर्चुअल मशीन मिलेंगी। और मैं उन्हें बना रहा हूँ पेंट में आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, ये आपकी 5 वर्चुअल मशीन हो गई। अब इनकी अपनी अपनी भूमिका होगी, अपना अपना रोल होगा। ठीक है, वो रोल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली जो वीएम है उसमें आर एच ओ एस पी इंस्टॉल्ड मिलेगा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड करके दिया जाएगा। ठीक है, वो क्यों करके दिया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दूसरी जो वीएम होगी उसका काम होगा क्लाइंट और एडमिन का, यानी जो भी डिप्लॉयमेंट आपने करनी है वो यहां से करें। ठीक है, और इस नोड के दो काम होंगे, एक तो आप इसे सेफ एडमिन नोड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा जो भी आपने सेफ सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन की, स्टोरेज की, ठीक है, और फाइल शेयरिंग की, उसे अगर आपने टेस्ट करना है
ठीक है, क्लाइंट एंड पे कि वो प्रॉपर एक्सेस हो रहे हैं कि नहीं। ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी मेंशन होगा कि क्लाइंट मशीन में जाके आपने जो शेयर किया है उस पर्टिकुलर स्टोरेज को वहां मैप कर दीजिए। तो ये क्लाइंट की जो टेस्टिंग है और जो क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आप इसी नोड पे करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड नोड हो गया। अब ये जो तीन नोड बचे हैं, ये तीन वर्चुअल मशीन बनी है आपके एग्जाम की। इसमें पहला जो वर्चुअल मशीन है, इसे आप बनाएंगे सेफ नोड वन। सेफ का जो क्लस्टर आप बनाएंगे उस क्लस्टर का पहला नोड ये होगा, और दूसरा नोड आपका ये होगा। ठीक है, ये आपका तीसरा नोड होगा। ठीक है, तो ये पांच वर्चुअल मशीन मिलेंगी जिनमें आपको आपका एग्जाम कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, इन तीनों में जो लास्ट की थ्री वीएम्स हैं इनमें आपने सेफ क्लस्टर को डिप्लॉय करना होगा। और एक मशीन मिलेगी जिससे आप क्लाइंट की सारी कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करेंगे। और एक वीएम होगी आरएचओएसपी की। तो आरएचओएसपी का रोल क्या होगा यहाँ पे? आरएचओएसपी का रोल ये होगा, मैंने आपको बताया था कि सेफ रेड हैट ने क्या करा है कि जो ओपन स्टैक है, जो प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड का एक प्रोडक्ट है, उसको एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के रूप में ना लॉन्च करके एक पूरा ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको स्यूट भी बोलते हैं। उसमें ओपन स्टैक विद सेफ रहता है। ठीक है, तो सेफ और ओपन स्टैक साथ ही साथ चलते हैं। मैंने जितनी जगह भी काम किया है मैंने देखा है हमेशा कि ओपन स्टैक के साथ सेफ ही रहता है। ठीक है, सेंट्रलाइज स्टोरेज की फॉर्म में। तो सेफ और आर एच ओ एस पी को इंटीग्रेट करना आना चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपकी एक प्रॉपर लैब है आपके कोर्स वेयर में। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि आप अपने आर एच ओ एस पी सेटअप को रेड हैट के साथ इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, तो ये एग्जाम सिनेरियो हो गया। ठीक है, अब इसमें और कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिनको हम समझ सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है जिसे आप समझ सकते हो एग्जाम से रिलेटेड, उसमें कि इसका जो मार्क्स है वो 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें आपको 210 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम है, जैसे मैंने बताया आपको 5 वर्चुअल मशीन मिलेंगी। ठीक है, सेम सिनेरियो होगा जैसे और रेड का एग्जाम होता है। एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा जहां पर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होंगी कि आप किस किस नेटवर्क में काम कर रहे हैं, आपके यूजर कौन कौन से हैं और उनके पासवर्ड क्या क्या है। ठीक है, तो जो यूजर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है उसे आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, आपने ध्यान से पासवर्ड को नोट कर लेना है। जिन लोगों ने पहले रेड हैट का एग्जाम दे रखा है तो उन्हें 2 से 3 मिनट लगेंगे इन चीजों को चेक करने में। लेकिन अगर कोई भी बंदा फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है रेड हैट का, तो उसने ये बात ध्यान रखनी है कि अपना पूरा समय इंस्ट्रक्शन जो है उसको पढ़ने में लगाना है। क्योंकि आपने उसको अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप काफी चीजों में अटक सकते हैं। ठीक है, यूजर के पासवर्ड जो है वो वहीं लिखे होते हैं, आपके एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन वहीं पर होती है। आपको ड्यूरिंग द एग्जाम जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन, उनके एड्रेस, उनकी लोकेशन, सब की इंफॉर्मेशन वहां मेंशन होती है। ठीक है, पता चला आप किसी चीज में लगे हुए हैं, फाइंड कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है जिसे आपने इग्नोर कर दिया है। तो इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, इसका जो एग्जाम है उसकी तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है। आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से करेंगे तो आप कैपेबल होंगे बहुत हद तक सेफ के एग्जाम को क्लियर करने के। और उसके बाद हमारा स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जिसमें आप सर्टिफिकेशन को प्रिपेयर करते हैं, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी सेफ के सर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है, कि सेफ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं फिर से जाता हूँ अपने नोट पैड पे। ठीक है, मैं वाइप कर देता हूँ पिछला जो मैंने बताया। अब देखो नए सिरे से समझते हैं। देखो क्या है, ये मेरा जो
एक सेटअप है, ध्यान से समझिएगा, हायर लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। मैंने एक ओपन स्टैक, ये जो बड़ा रेक्टेंगल है ना, इसे आप मानिए ओपन स्टैक। ठीक है। इसमें मैंने क्या करा हुआ है, इसमें मैंने अपने हाइपरवाइजर हैं, ये मेरे हाइपरवाइजर हैं। ये मेरे हाइपरवाइजर हो गए। ठीक है। और कंट्रोलर नोड्स को मैं मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि उनको वो मैनेजमेंट वाले नोड हैं। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने का हाइपरवाइजर का है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा हाइपरवाइजर वन है। हाइपरवाइजर को एच से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये मेरा एच वन है। ठीक है। ये मेरा एच टू है, हाइपरवाइजर टू। और ये मेरा एच थ्री। दिस इज माई एच टू। ठीक है। अब क्या है कि जो मैं वर्चुअल मशीन बनाता हूँ वो इन्हीं हाइपरवाइजर से बिलोंग करते हैं, इन्हीं हाइपरवाइजर का सीपीयू और रैम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मैंने एक छोटा सा बॉक्स लिया। ठीक है। आपको समझाने के लिए एक वर्चुअल मशीन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है। ये मेरी वीएम हो गई। दिस इज माय वीएम। ठीक है। ओपन स्टैक में इसको इंस्टेंस बोलते हैं, जो टर्म यूज करते हैं वो इंस्टेंस है। ठीक है। अब ये जो इंस्टेंस है, ये सीपीयू और रैम इस्तेमाल करेगा यहां से। ठीक है। अब इसको स्टोरेज चाहिए होगा, मान लीजिए एच वन जो है गिर जाता है। ठीक है। तो अगर मैंने स्टोरेज यहीं से ले लिया इसी हाइपरवाइजर का, तो मेरा स्टोरेज तो वहीं चला गया उस सर्वर के साथ। तो स्टोरेज को हमेशा एंटरप्राइज लेवल पे सेंट्रलाइज लोकेशन में रखा जाता है। तो अब स्टोरेज जो है वो है हमारा सेल्फ स्टोरेज, जिसे मैं यहां बनाता हूं। ये है मेरा सेल्फ स्टोरेज। ठीक है। तो अब ये जो मेरी वर्चुअल मशीन है, ये मेरा क्या है, ये मेरा सेफ है। ठीक है। ये मेरा सेफ है। तो अब क्या है कि ये जो जो इंस्टेंस है, इसका इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर मैं एग्जाम्पल फॉर दो डिस्क लेता हूं। ठीक है। ये मेरी डिस्क वन हो गई और ये मेरी डिस्क टू हो गई। दिस इज माई डिस्क टू। डिस्क वन जो होगी वो ओएस डिस्क, ओएस। ठीक है। और ये मेरी होगी क्या, एपीपी, एप्लीकेशन। अब ये जो दोनों डिस्क है ना, ये मेरी उठ के आएंगी यहां से। ये बोथ जो है स्टोरेज से आएंगे। तो एक तो क्या होगा, जो मेरा हाई अवेलेबिलिटी का जो प्रॉमिस है क्लस्टर का, वो पूरा होगा। हाइपरवाइजर पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ठीक है। और सेल्फ स्टोरेज से वो डिस्क ले रहा है। अब ये जो एग्जाम्पल है, वीएम के साथ मैं इंस्टेंस यूज कर रहा हूं, ये मेरा ब्लॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक बनाता हूँ। ये ये तो ये एग्जाम्पल पता क्या हुआ, ये सिनेरियो क्या हुआ, ये यूज केस क्या हुआ, ये हुआ मेरा ब्लॉक। सेल्फ स्टोरेज पहला वादा करता है कि मैं ब्लॉक की फॉर्म में डेटा देता हूं, तो यहां पर ब्लॉक का एग्जाम्पल हो गया। यहां पर आप ब्लॉक्स की फॉर्म में सेल्फ स्टोरेज से एक्सेस कर रहे हो। ठीक है। वो बात अलग है कि जो बैकएंड है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे, क्या प्रोटोकॉल है, वो हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, वही हमारा पॉइंट है। अब मान लीजिए ये मेरा हो गया। अब हम कंट्रोलर नोड को लेते हैं। ठीक है। ये मेरा एक कंट्रोलर नोड है।
अब जो कंट्रोलर नोड है उस पे आपका डेटाबेस चलता है, मारिया डीबी। ठीक है, जो कि सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो उसका बैकअप मैं चाहता हूँ ना, फुल बैकअप हो डेली बेसिस पे। और उस फुल बैकअप को मैं अलग रखना चाहता हूँ फॉर सेफर साइड। ठीक है, ओपन स्टैक भी बैकअप क्रिएट करता है, लेकिन मैं अलग से एक बैकअप बना के रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, एक शेयरिंग प्रोटोकॉल डायरेक्ट मुझे मिले, जिससे जिसे मैं माउंट करूं और मैं यूज करूं। ठीक है, तो मैंने वो फाइल शेयरिंग जो है वो सर्विस ली यहां से, सेफ से। ठीक है, CIFS। ठीक है, मैंने लिया और उसको मैंने यहां यूज करा और उसे माउंट कर लिया। उसे मैंने माउंट कर लिया और इस कंट्रोलर नोड का बैकअप मैंने उस पर्टिकुलर नोड में डाल दिया। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं। ये मैंने सेफ एफएस जो है वो यूज किया, जो लाइक NFS होता है। ठीक है, वो यूज किया और अपनी जो भी फाइल है, जिस फाइल को मैं रखना चाहता हूँ एज ए बैकअप, वो मैंने वहां सेव कर दी। तो ये क्या हुआ, दिस इज माय सेकंड सेकंड यूज केस। ये मेरा दूसरा यूज केस हुआ फाइल स्टोरेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो सेफ है ना उसकी वैल्यू को समझ सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से जो सेंट्रलाइज स्टोरेज, जो कि नेटैप या आपकी HP या IBM की जो स्टोरेज है, वो उनको रिप्लेस किया है सैफ ने। अब ये एक सॉफ्टवेयर डिफाइन स्टोरेज है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बेस पे पूरा स्टोरेज सिस्टम मैनेजमेंट होता है। जो आप प्रोप्राइटरी जो कंपनीज हैं उनके स्टोरेज आप लेंगे तो वहां पर आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इन बिटवीन द जर्नी अगर आपने 100 टेराबाइट डेटा यूज कर लिया है, सेव कर लिया है उनके स्टोरेज पे, अब उन्हें लाइसेंसिंग और वो कॉस्ट अगर इंक्रीज कर दी, तो आपको उन्हीं के साथ चलना है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपने ओपन सोर्स सेल्फ स्टोरेज यूज किया है अपने एनवायरनमेंट में, और इन बिटवीन आपका जो बजट है वो चेंज होता है, तो ओपन सोर्स सेल्फ स्टोरेज में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग हार्डवेयर सेलेक्ट करते हो। यू हैव अ फ्रीडम टू सेलेक्ट योर व्हाट काइंड ऑफ हार्डवेयर यू वांट टू यूज इन योर सेल्फ क्लस्टर। तो आप वो कर सकते हो, आपके अंदर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ मिलती है। ठीक है, तो ये है। अब तीसरा जो होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, जिसमें हम बकेट को स्टोर करते हैं। तो जो, अगर आप देख रहे हो कि ये जो मेरी VM है इसके अंदर एप्लीकेशन का डेटा है। अब एप्लीकेशन जो है उसकी डिमांड है कि वो मल्टीपल मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशन पे यूज हो रही है, और वो वैन लेवल पे भी एक्सेस हो रही है। तो मैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि HTTP बेस्ड URL पे कॉल होती है, जिसमें डायरेक्ट में जाके डेटा सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो गया इसका, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वेयर। ठीक है, अब इसमें क्या सर होता है। एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म। जी। जैसे सैफ जो प्रोprietary स्टोरेज की नाम आपने बताए थे अभी, हम्म। जैसे EMC है और नेटऐप स्टोरेज दे रहा है अपना सॉल्यूशन, तो हम्म। वो अपना कोई हार्डवेयर अपना सेल करते हैं एक्चुअल में ना, उसमें सॉफ्टवेयर प्लस डिस्क अटैच रहती होंगी उसके अंदर ना। जी। जी। तो जो सैफ को हम कॉन्फ़िगर करते होंगे तो सैफ के पीछे जो डिस्क है एक्चुअल में वो तो किसी वेंडर से ही हमको लेना पड़ता होगा ना। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वो किसी वेंडर से लेना होता है, और उस वेंडर के साथ भी हमारा टाई अप होता है। लेकिन वो वेंडर हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। हम्म। तो आपने अगर क्लस्टर में शुरू में IBM के नोड यूज करें, ठीक है, उनके अंदर IBM की डिस्क हैं। अगर आप बाद में आपको कॉस्टिंग सूट नहीं कर रही है, तो आप जो नेक्स्ट नोड है वो किसी और वेंडर से परचेज कर सकते हैं, और डिस्क किसी और वेंडर से परचेज कर सकते हो। अच्छा, राइट। अंडरस्टूड, समझ गया। कमोडिटी हार्डवेयर आप यूज कर सकते हो।
हम्म। ठीक है सर, अब थैंक आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारा क्या था? अगला जो पॉइंट है वो है कि सेफ का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करें, आर्किटेक्चर जो है, ठीक है, उसको मैं समझाने आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं, इसको वाइप कर देते हैं। ठीक है, अब देखें इसको आप कैसे समझेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्किटेक्चर का, तो मैं इसमें ज्यादा समय लगाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको बहुत हल्के हल्के और इत्मीनान से बताना चाह रहा हूँ ताकि ये आप मिस ना करें। ये समझना बड़ा क्रूशल होता है। तो देखो, अभी क्या है कि मैं एक छोटा सा सेटअप बनाता हूँ, जो कि हम सेम काइंड ऑफ सेटअप बनाएंगे जब हम अपनी लैब प्रिपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे? 3 नोड का क्लस्टर बनाएंगे। तो हम उस सिनेरियो को अभी समझने के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये मेरा 3 नोड का क्लस्टर हो गया, सेफ का। ठीक है, ये मेरा नोड 1 हो गया, नोड 2, नोड 3। अब क्या है कि ये जो सेटअप है ना, ये आपस में कनेक्टेड रहेगा। मैंने आपको बताया था कि सेफ का जो नेटवर्क है, एक सेपरेट नेटवर्क रहेगा जिसमें सेफ अपना इंटरनल कम्युनिकेशन करेगा। अगर ये नोड 1 फेल होता है, ठीक है, तो नोड 1 फेल होने की इंफॉर्मेशन जो है बाकी के 2 नोड को होनी चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी एक सेपरेट नेटवर्क में जिसको क्लस्टर नेटवर्क बोल देंगे। ठीक है, और कोई उस नोड पे लगी हुई डिस्क फेल होगी तो वो इंफॉर्मेशन भी फ्लो होगी इसी नेटवर्क में। तो ये इसका काम है, जो कि सेपरेट रखेंगे ये लोग। अब यहाँ पे बताने वाली बात क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क भी बना देता हूँ समझने के लिए। ये नोड 1 है, इस पे आपकी 3 डिस्क लगी हैं। ये हो गई डिस्क 1, ये हो गई डिस्क 2, ये हो गई डिस्क 3। ठीक है, ये आपने डिस्क यूज करी, तो मैं एक नोड को पोस्टमार्टम कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स जो है अप्लाई होंगी सभी पे। ये 3 मेरी डिस्क हो गई। ठीक है, इनको मैं नाम दे देता हूं समझने के लिए। ये मेरा हो गया D1, और ये हो गया मेरा B2, और ये हो गया मेरा D3। ठीक है, ये मेरी 3 डिस्क हो गई। अब क्या होगा, ये उनका अपना नेटवर्क है, क्लस्टर नेटवर्क, जिसमें ये फ्लो हो रहा है। दिस इज सेप टोटली सेपरेटेड विद अदर नेटवर्क्स। अब दूसरा नेटवर्क भी फ्लो हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, वो क्या होगा, उसे मैं जरा ना सेपरेट करता हूँ इस लाइन से। ये होगा मेरा, दिस इज माय पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक का मतलब ये नहीं होगा, आप मत ये ना समझें कि उसमें पब्लिक आईपी होगा और वो इंटरनेट चला जाएगा। पब्लिक का मतलब है सेफ के इंटरनल के अलावा। ठीक है, वो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। पब्लिक, और ये क्या था? ये था क्लस्टर। ये हो गया क्लस्टर। ठीक है, ये क्लस्टर नेटवर्क हो गया, ये पब्लिक नेटवर्क हो गया। अब पब्लिक का क्या मतलब है? देखो, पब्लिक का मतलब ये है, ये जो हम क्लस्टर सेटअप कर रहे हैं ये यूजर को सर्विस स्टोरेज प्रोवाइड कराने के लिए तो कर रहे हैं। तो ये मेरा रहा यूजर। ठीक है, यूजर, दिस इज माय यूजर। अब ये जो यूजर है, ये यूजर का जब डेटा वो सेव करेगा और जब उस डेटा को वो रीड करेगा मेरे क्लस्टर से, स्टोरेज क्लस्टर से, तो वो सारा जो कम्युनिकेशन है ना, वो जिस नेटवर्क में फ्लो होगा वो पब्लिक नेटवर्क है। वो जो उस सेपरेटेड आइसोलेटेड नेटवर्क का जो नाम है ना, वो पब्लिक दिया गया है। ठीक है, और जो इंटरनल जो नेटवर्क है जिसमें
क्लस्टर के नोड्स की इंटरनल इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, कि क्लस्टर को रीचेक करना होता है टाइम टू टाइम कि ये पर्टिकुलर नोड अलाइव है कि नहीं है। और क्लस्टर के सारे नोड आपस में वो रीचेक करते हैं। डिस्क को चेक किया जाता है कि डिस्क प्रॉपर रीड राइट मोड में है कि नहीं है, डिस्क पे कोई बैड सेक्टर तो नहीं आ गए हैं। ठीक है। तो स्मार्ट सीटीएल चेक्स जो है क्लस्टर उन पे लगाता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी फिजिकल डिस्क पे बैड सेक्टर आ जाएंगे, ठीक है, तो बैड सेक्टर, ड्यू टू बैड सेक्टर हम डेटा को रीड भी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे उस स्पीड से, और ना ही उस पर राइट कर पाएंगे। तो क्लस्टर के जो नॉर्मल चेकअप्स होते हैं उसमें नोड की फंक्शनैलिटी, उनका अलाइव मोड, और डिस्क की फंक्शनैलिटी और उनका अलाइव मोड चेक होता है। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन है, अब वो जब फेल होते हैं तो वो कम्युनिकेशन, जब वो वापस आते हैं वो कम्युनिकेशन, ये सारा क्लस्टर से रिलेटेड नेटवर्क, क्लस्टर नेटवर्क में फ्लो होगा, जो कि नेटवर्क लेवल पे पूरा आइसोलेटेड होगा। हम डिफरेंट वीलैन यूज करेंगे क्लस्टर नेटवर्क के लिए, और डिफरेंट सीआईडीआर नेटवर्क यूज करेंगे। उसी तरीके से पब्लिक नेटवर्क में आ जाते हैं। पब्लिक नेटवर्क में जो कस्टमर है, मतलब जो यूजर सेव कर रहा है और मेरे सेल्फ स्टोरेज की सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उसका सारा डेटा फ्लो होगा। जब यूजर उस डेटा को रीड करेगा, जब उसी उस पर राइट करेगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। और ये आपस में दोनों में सेपरेटेड है, ताकि जब कोई एक बढ़े तो दूसरे को इम्पैक्ट ना करे। ठीक है। अब एक लाइन बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब सैफ का जो सिस्टम है वो आपस में है कि भैया वो इन दोनों की बातों को समझ सके। एक सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, जो कि इन दोनों की बातों को समझ सके। वो सिस्टम क्या है? वो है अपना सैफ का एल्गोरिथम, जिससे कि वो दोनों को समझता है और दोनों में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अब मैंने बोला था आपको पहला कंपोनेंट, नोट पैड पे वापस जाते हैं। नोट पैड पे बोला था मैंने ओएसडी नोट। ठीक है। तो ओएसडी का मतलब है ऑब्जेक्ट स्टोरेज नोड। ठीक है। तो सबसे पहले ओएसडी जो नाम है उसको समझते हैं। उसकी फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट स्टोरेज नोड। ये यानी कि एक ऐसा नोड जहां पर आप अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। अब इस सेंटेंस में जो सबसे जो चीज है जो आपको क्लियर नहीं होगी वो होगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये यूजर है, ठीक है, इस यूजर का नाम है यूजर ए। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। दिस इज माय यूजर ए। इस यूजर ए ने एक फाइल बनाई है, इसे बोलते हैं F1। ये एक फाइल बनाई। यूजर तो किसी भी फॉर्म में डेटा, मतलब अपना नॉर्मल डेटा बनाएगा, उसने एक फाइल बनाई F1 समझने के लिए। तो जब ये F1 फाइल बनाई और उसने फिर सेल्फ स्टोरेज पे उसको सेव किया, ठीक है, तो क्या होगा? ये जो फाइल है जैसे ही सेफ सिस्टम में आएगी, ठीक है, तुरंत इस फाइल को ना चेंज कर दिया जाएगा, और उसका नाम रख दिया जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है फाइल। ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं गया इस्कॉन टेम्पल में। ठीक है, मैं मेरे परिवार के साथ गया। हम सब इस्कॉन टेम्पल के गेट पे पहुंचे, और वहां पर मैंने देखा कि हमें अंदर जाना है, बट अपने शूज स्लीपर सारे उतार के रख के जाने हैं। तो सारे जो हमने अपने अपने जो स्लीपर्स हैं वो उतार के रख दिए, और वो जाकर के रैक में प्लेस हो गए।
ठीक है। तो अब जो जो हमारे स्लीपर्स और शूज का जो सिस्टम है ना, उसके लिए तो वो एक कंपोनेंट हो गया ना। भले ही वो जूता है, मैं जब उसे पहनूंगा तो वो जूता है, लेकिन उस स्टोरेज जो सिस्टम है उसके लिए तो वो एक एक कंपोनेंट है ना। ठीक है। और उस कंपोनेंट को उन्होंने नाम दे दिया। ठीक है। तो उसी तरीके से सेफ, जब उस ऑब्जेक्ट, आपने कोई फाइल बनाई, यूजर ने कोई फाइल बनाई, किसी भी टाइप की फाइल बनाई, वो जाएगा, तो सेल्फ स्टोरेज उसको कन्वर्ट करेगा अपने मैकेनिज्म में लाने के लिए। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे अंकल चिप्स बनाना है, तो अंकल चिप्स बनाने के लिए मुझे आलू चाहिए। तो मैं मार्केट से आलू परचेज करूंगा। तो वो सेम आलू मैं ले आके अंकल चिप्स के पैकेट में नहीं रखूंगा। मैं उस आलू को ना चेंज करूंगा, उस फॉर्म में लेके आऊंगा जिस फॉर्म में मुझे चाहिए अंकल चिप्स बनाने के लिए। जिस आलू को मैंने परचेस किया मार्केट से और मैंने चिप्स की फॉर्म में लेके आया, वो कन्वर्जन जो है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वो मेरे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा, मेरे प्रोसेस के ऊपर। तो वैसे ही सेफ का एक अपना प्रोसेस है जिसको वो परफॉर्म करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। हम बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज। तो यहां पर सॉफ्टवेयर डिफाइन करता है कि डेटा कैसे सेव होगा, कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है। और उसकी एक अपनी एल्गोरिथम है जिसको वो फॉलो करता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जैसे यूजर ने डेटा सेव किया, वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, पहला स्टेप। ठीक है। वो सेफ क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ले आता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अब इस यूजर ने जब ये ऑब्जेक्ट बनाया, उसी तरीके से एक और यूजर होगा। ठीक है। उसको अभी नाम हम लिख देते हैं यहां पे, यूजर टू। यूजर टू था, इसने भी एक फाइल बनाई, F2। ठीक है, F2 बना दी। अब ये भी जाके सेव होगी। ठीक है, इसको भी हम लिंक कर देते हैं समझने के लिए। इसको हमने लिंक किया, इसने भी फाइल बनाई, इसका भी ऑब्जेक्ट बना। सॉरी, आ जाओ रेक्टेंगल। ये मेरा ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट। ये इंटरनल प्रोसेस है। ये जो सब कन्वर्जन होगा, ये दिस इज द सिस्टम प्रोसेस, इसको हम नहीं देख सकते। ठीक है। बस इसको फील कर सकते हैं और कुछ कमांड्स के थ्रू जज कर सकते हैं। अब क्या है कि ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इन दोनों, अब इस तरीके से मल्टीपल यूजर होंगे, है ना। तो ये, अब दो ऑब्जेक्ट मेरे पास हो गए। इस तरीके से थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे, फिर उनको अल्टीमेटली कोई भी जो डेटा है ना, वो स्टोरेज पे तो जाके सेव होता है। ये मेरे जो ओएसडीज जो बनी हुई हैं, ये जो डिस्क है, इन्हीं में तो जाके सेव होगा, D1 D2 D3। तो अब क्या होगा, अब एक इंपॉर्टेंट एक्शन होगा जिसको बहुत ध्यान से समझना है आपने, जिसे हम मिस करते हैं। और ये अगर पॉइंट मिस होगा तो आपको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क करने में दिक्कत आएगी। वो क्या पॉइंट होता है, बहुत ध्यान से समझें। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, इनको बेटर मैनेज करने के लिए, ठीक है ना, एक टर्म यहां पे ऐड करा जाता है, एक कंपोनेंट ऐड करा जाता है जो कि सेल्फ स्टोरेज के मैनेजमेंट को ना बेहतर करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करता है। वो क्या होता है, मैं फिर से ले जाना चाहूंगा आपको स्कॉन टेम्पल में। इस्कॉन टेम्पल का सेम एग्जाम्पल, मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने गया हूँ। हम सब लोगों ने अपने अपने स्लीपर और शूज निकाले। अब हमने उनको सबमिट करना है। तो 10 लोग हैं, 10 लोगों के शूज और वो स्लीपर उठाने में, उस रैक तक ले जाने में, दिस इज वन स्टेप। स्टेप टू, जब हम वापस आएंगे, जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको वापस मुझे देने में कितनी दिक्कत होगी, एक एक करके वो निकालेगा। इस मैनेजमेंट को, इन और आउट के मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए कई जगह पे क्या होता है, एक बैग मिलता है। उस बैग में
उस बैग में हम सारे शूज को रख देते हैं, सारे शूज को रख देते हैं। और वो सारा जो मतलब जो बैग है उसको उठा के रैक में रख दिया जाता है। उस रैक का एक नंबर होता है, सेम नंबर एक टोकन पे पड़ा होता है, वो टोकन उठा के मुझे दे दिया जाता है। जब मैं वापस आता हूं तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर को टोकन देता हूं। वो टोकन मैच करता है किस रैक पे किस खाने में है। वो वहां पर जाके उस जो बैग रखा है उसको उठा के मुझे दे देता है, टोकन को वापस रख देता है। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जो जो स्टोर करना मेरे शूज और स्लीपर को और उनको रिट्रीव करना आसान हुआ, एक बैग के क्लबिंग की वजह से। तो सेम यहां पे करा जाएगा। ये जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी ग्रुपिंग करी जाती है। ठीक है, इनको कंबाइन करा जाता है बेहतर मैनेजमेंट के लिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू है ना, इसको एक ग्रुप से जोड़ दिया जाता है। इन दोनों को क्लब कर दिया गया। ठीक है। और क्लब करने के बाद इसका जो नाम है, जिस कंपोनेंट का नाम है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर ग्रुप में आ जाएंगे और इसका एक नाम है। इसका नाम है प्लेसमेंट ग्रुप। तो ये मैं समझाने के लिए यहाँ पूरा नाम लिख रहा हूं, वैसे आपको नेक्स्ट टाइम मैं पीजी बोलूंगा। प्लेसमेंट ग्रुप यानी कि एक ऐसा ग्रुप, इसके नाम से इसकी कहानी और इसका वर्क पता चल रहा है। प्लेसमेंट ग्रुप, ये एक ऐसा ग्रुप जिसको मुझे जाके प्लेस करना है, यानी कि सेव करना है। तो सेफ क्या करता है, जो कितने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्लब करके पीजी बनाता है, प्लेसमेंट ग्रुप बनाता है। अब इस पीजी को सेफ अपने एल्गोरिथम के थ्रू जाकर के सेव करेगा किसी भी डिस्क पे। तो मैं क्या करता हूं, इस पीजी को आपको समझाने के लिए D3 में जाके सेव कर देता हूं। अब ये प्लेसमेंट ग्रुप मेरा पीजी जाकर के सेव हो गया D3 में। ठीक है। अब क्या होगा, अब दूसरा, अब ये क्या हुआ, यूजर ने डेटा जनरेट किया, सेफ के प्रोसेस ने उस डेटा को कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्लब कर दिया गया प्लेसमेंट ग्रुप में। और वो प्लेसमेंट ग्रुप पूरा पूरा का पूरा जाके सेव हो गया एक डिस्क में। अब सेफ, अब मैं वापस नोटपैड पे मूव हो रहा हूं। यहाँ पे दूसरी, इसी में दूसरी एक चीज ऐड कर रहा हूं कि आपको सेफ बोलता है कि मैं रिलायबिलिटी देता हूं, रिलायबिलिटी ऑफ योर डेटा। वो कैसे देता हूं, थ्री थ्री वे रेप्लीकेशन, थ्री वे रेप्लीकेशन में देता हूं आपको। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो प्लेसमेंट ग्रुप ना, इस पीजी का नाम मैं नाम रख देता हूं। ठीक है। इस पीजी का नाम क्या है, इसका नाम रखते हैं, ये सिस्टम जनरेट करेगा हर पीजी का नाम, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में होंगे। तो हेक्साडेसिमल यहाँ पे नंबर यूज होते हैं। ठीक है। तो मैं समझने के लिए 1F लिख देता हूँ, ये 1F इसका नंबर है। और अगर कॉम्प्लेक्स ना करें तो हम क्या कर लें, आप इसे 1 समझ लीजिए, PG1। अब ये PG1 जो है ना, ये जाकर के सेव हुआ, तो अब सेफ का रेप्लिकेशन प्रोसेस काम करेगा। ये जो सिस्टम है ना, सेफ प्रोसेस, ये सेफ का जो सिस्टम है वो क्या करेगा, इस पीजी की थ्री वे मतलब तीन जगह कॉपी होनी चाहिए। तो अब पहली जो कॉपी है वो तो D3 में आ गई।
ठीक है, अब इसकी जो दूसरी कॉपी है वो जाएगी इसमें, D2 में। ठीक है, फिर तीसरी जो कॉपी है वो इसमें जाएगी। तो आप देख रहे हो कि जो आपका रेप्लिकेशन, जो मतलब सेफ रिलायबिलिटी कैसे मेंटेन करता है, कि जो भी डेटा है आपने जो सेव किया, D1 से गया D3 से गया D2, और D2 से गया D1। ठीक है, अब आपका डेटा तीन जगह पे रखा हुआ है, D3 पे रखा हुआ है, D2 पे रखा हुआ है, D1 पे रखा हुआ है। ठीक है, और इनमें से कोई भी अब क्या है, ध्यान से सुनो। अब आपका डेटा तीन जगह पर है। अब मान लीजिए ये वाली ओएसडी खराब होती है D3, तो आपका डेटा रीड करा जाएगा D2 और D1 से, दो जगह कॉपी है। ठीक है, अब आप पूछेंगे, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि जब D3 डाउन होगा तो वो D2 से रीड होगा या D1 से रीड होगा। दिस विल बी योर क्वेश्चन। तो अब आपके क्वेश्चन का जवाब ये है, ये अब आपको समझना पड़ेगा प्राइम रोल्स, रोल्स ऑफ ओएसडीज। ओएसडीज के रोल्स को आपको समझना होगा। ठीक है, क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या रोल्स होते हैं। प्राइमरी, पहला रोल होता है प्राइमरी, प्राइमरी डिस्क। फिर होती है सेकेंडरी, सेकेंडरी डिस्क। और फिर होती है अच्छा सर, इस पे आपकी, जाने से पहले क्वेश्चन है मेरा। जी, ये डेटा रिलायबिलिटी का जो फीचर है इसका, हम्म। वो रिलायबिलिटी जैसे मुझे डेटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाना है, मेरे पास सिंगल ओएसडी है, हम्म, किसी पूल में अगर एक सिंगल ओएसडी डिस्क बना के मैंने फॉर्मेट करवा दिया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो कि थ्री वे एप्लीकेशन अप्लाई ना हो, टू वे एप्लीकेशन अप्लाई हाँ हो, मुझे, तो बिल्कुल। आप कर सकते हो। हाँ ऐसा मतलब, ये जरूरी नहीं है ना कि डेटा रिप्लिकेट करवाना ही मुझे इसमें फीचर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि माइट भी बिल्कुल। ना डेटा की क्रिटिकलिटी नहीं है, हम्म। क्योंकि स्टोरेज तो डबल ट्रिपल कंज्यूम तो इसमें होगा ना। बिल्कुल। आपकी डिवाइडेड जैसे, बाई थ्री हो जाएगी टोटल हाँ कैपेसिटी। तो राइट, हाँ तो ये एक्चुअल में मिररिंग काइंड ऑफ फीचर हो गया रेड के करेक्ट, अकॉर्डिंगली। करेक्ट। तो तो मुझे रेड में एक फीचर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल, हम्म कि मुझे स्पीड फास्ट चाहिए, हम्म डेटा राइट मेरा मल्टीपल डिस्क में हो जाए, बट मुझे मिररिंग नहीं हम्म चाहिए एक्चुअल में। हम्म तो क्या होता है, तो जो हाँ, पूल है ना, उस पूल का हम मेथड इस्तेमाल करते हैं कि आप उसे रेप्लिकेट करना चाहते हो या विदाउट रेप्लिकेट करना चाहते हो। या तो हाँ अंडरस्टूड, जब अच्छा समझ आपको गया। जरूरत नहीं है ना उसकी मल्टीपल कॉपीज की, तो आप विदाउट हम्म रेप्लिकेशन, यानी कि समझने के लिए विदाउट मिररिंग जा सकते हो। तो जब आप पूल बनाओगे ना, उस समय पे आप वो फंक्शन उसका डिफाइन कर सकते हो। तो जब हम पूल बनाएंगे, तो पूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि पूल क्या होता है, उसकी समझ फंक्शनैलिटी गया। क्या होती है, क्या क्या कैसे कैसे करेक्टरिस्टिक हैं। तो वहां पर हम उस ठीक है, ठीक। पर्टिकुलर जो हमारे लिए नॉन इम्पॉर्टेंट, नॉन क्रिटिकल जो पूल है, उसमें हम वो रेप्लिकेशन वहां पर अवॉइड कर सकते हैं। ये हम डिटेल में कर सकते हम्म करेंगे। समझ गया। थैंक यू। ठीक है, अब थर्ड जो डिस्क होती है वो मेरी होती है बैकअप डिस्क। बैकअप डिस्क की जो मेरी डिस्क है ना, वो तीन टाइप की डिस्क हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और बैकअप। अब वापस आते हैं। अब सेफ डिसाइड करेगा कि पी PG1 के लिए कौन सी डिस्क प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी बैकअप है। तो D3 हो गई। अब नोट पैड में आ जाते हैं, नोट पैड में आ जाते हैं समझने के लिए कि जो मेरा PG1 है ना, PG1 के लिए, PG1 के लिए नोड वन की जो D3 है ना, वो हो जाएगी प्राइमरी, प्राइमरी। ठीक है, और एक बात ध्यान से आप समझो, अगर मैंने अपने एक ही डेटा की कॉपी एक ही नोड की अलग अलग डिस्क पे रख दी, तो जब ये नोड फेलियर होगा ना, तो मेरी तो तीनों कॉपी चली जाएंगी। तो सैव का जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है, किसी भी PG के अगेंस्ट प्राइमरी डिस्क जिस नोड पे लेता है, उसकी सेकेंडरी डिस्क दूसरे नोड पे लेता है, और जो बैकअप डिस्क है वो अलग नोड पे लेता है, ताकि हमारी जो डेटा की ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी बनी रहे, उसके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए बता दिया था आपको, लेकिन एब्सोल्युटली करेक्ट ये होता है कि एक नोट पे नहीं होती है, वो अलग अलग नोट पे होती है। ठीक है। तो इसीलिए मैं नोटपैड में लिख रहा हूं। अब इसका जो दूसरा वाला जो पार्ट है, दूसरी जो कॉपी है, वो नोट टू के, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एलोगरिथम ही सेलेक्ट करेगा सेफ का, उसे आपने सेकेंडरी बनाया। ठीक है। उसके बाद नोड नोड थ्री का D3 पे उसने बैकअप, कुछ जगह पे कुछ राइटर्स की बुक में आप पढ़ोगे तो इस बैकअप जो तीसरा टाइप है ना, इसको टेरिशरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब क्या हुआ, मेरी कॉपी जो है वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको रेप्लिकेशन ही मिलेगा। तो नोड वन पे प्राइमरी कॉपी है, नोड टू की दूसरी डिस्क पे सेकेंडरी, और ये बैकअप। अब कोई भी डिस्क फेल होगी, प्राइमरी डिस्क फेल होगी, तो हर एक को रोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारा ये रोल होगा, इमरजेंसी सिचुएशन में आपने ये एक्शन लेना है। ये सबको पहले से पता होता है। जैसे हम जिस ऑफिस में बैठते हैं, उसमें फायर फाइटिंग जो ट्रेनिंग है सबकी कराई जाती है कि अगर फायर फाइटिंग की सिचुएशन होगी तब आप क्या करेंगे। आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है, उसी तरीके से क्या होता है कि आपकी जो जो प्राइमरी डिस्क है और जो सेकेंडरी डिस्क है उनके रोल्स डिफाइन है। तो सेकेंडरी डिस्क का ये रोल होता है कि अगर प्राइमरी डिस्क अवेलेबल नहीं होगी, वो उसे रिस्पॉन्स नहीं करेगी एक सर्टेन टाइम पीरियड में, उसके बाद सेकेंडरी डिस्क उस पीजी के लिए, उस पर्टिकुलर डेटा के लिए रोल एक्वायर कर लेगी प्राइमरी का। ठीक है। और सेफ को अलर्ट भेज देगी कि ये जो पर्टिकुलर जो डिस्क है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो सेफ उस डिस्क पे एक्शन लेगा। दिस इज वन वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वो जो सेकेंडरी डिस्क है वो प्राइमरी बन जाएगी। ठीक है। जब वो प्राइमरी बन जाएगी तो पूरी जो साइकिल है, जो जो स्टेप है वो बदल जाएगा। अब जो नोड थ्री की D3 है वो बन जाएगी सेकेंडरी। ठीक है। और अब हमें तीसरी डिस्क खोजनी पड़ेगी जो कि बैकअप होगी। तो सेफ के पास दूसरा अलर्ट जाएगा कि हमें अब फाइंड करनी है तीसरी OSD PG1 के लिए। तो सेफ क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा अनदर अनदर डिस्क फ्रॉम द पूल। उसका जो पूरा ग्रुप है OSDs का, वहां से वो सेलेक्ट करेगा दूसरी डिस्क जो उसके लिए बैकअप की तरह काम करेगी। तो ऐसे ओवरऑल सिस्टम काम करता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और बैकअप, इनके अपने अपने रोल हैं जिसके हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है। ये हो गया इसका। और अब आते हैं नोटपैड पे। तो OSD नोड जो है वो मैंने बताना आपको स्टार्ट किया था। तो OSD नोड का काम होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज डेमन, एक ऐसा नोड जहां पर ऑब्जेक्ट स्टोरेज डेमन चल रहे होते हैं। अब जो D1 है, D2 है, D3 वो मेरी डिस्क है, जो एक्चुअल हार्ड ड्राइव है जिन पे डेटा सेव हो रहा है। तो ये मेरे लिए पहला डेमन होगा D1। जो मेरा पहला डेमन होगा वो मेरी पहली डिस्क /dev/sd है। मैं यहां लिख देता हूं, लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा। तो ये इसका नामकरण करते हैं। ये हो गया /dev/sda। ठीक है। और ये हो गया /dev/sdb। ठीक है। और ये मेरा हो गया /dev/sdc। तो ये मेरी तीन डिस्क लगी हुई हैं। ठीक है। तो OSD डैमन जो वन होगा वो डिस्क को मैप करेगा /dev/sda। OSD डैमन वन, OSD1, इसका एक नाम होगा सेफ लेवल पे।
बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, दिस इज अनदर क्रूशल पॉइंट। ओ एच डी डॉट वन, सैफ का ना एक अपना पैटर्न होता है हर एक। अब देखो क्या होता है, मेरे 100 नोड का क्लस्टर होगा, हर नोड पे मल्टीपल डिस्क चल रही होंगी, तो टोटल मतलब 1000 डिस्क भी हो सकती है मेरे क्लस्टर में। तो उन सबको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराना होगा ना। मैं पर्टिकुलर उसी डिस्क पे एक्शन लेना चाहता हूँ, क्लस्टर पर्टिकुलर उसी डिस्क पे एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। तो उसका एक यूनिक नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए। तो यहां पर ओ एच डी वन वो नेमिंग कन्वेंशन है। ये कैसे बनाया जाता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, ओ एच डी डॉट, और राइट हैंड साइड में जो नंबर होता है ये सेल्फ एलोकेट करता जाता है जैसे जैसे डिस्क आती जाती है क्लस्टर में। पहली डिस्क आई वन, दूसरी आई टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन नंबर होता है और जो कि यूनिक होता है ओ एच डी डॉट वन। ओ एच डी डॉट वन की एक सर्विस चल रही होगी, एक कंटेनर चल रहा होगा उस पर्टिकुलर नोड में, ठीक है, जो कि बात करेगा पीछे से स्लैश देव स्लैश एच डी है। तो जैसे ही कोई डेटा आएगा, किसी यूजर ने कोई डेटा क्रिएट किया, सेफ का सिस्टम उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, और वो ऑब्जेक्ट जिस पीजी में सेफ डालेगा, वो पीजी जाकर के उस पर्टिकुलर ओएचडी में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कोई डिस्क रिस्पॉन्ड करना बंद करेगी, ठीक है, तो ये जो ओ एच डी डॉट वन डायमंड जो है ना वो फेल हो जाएगा, ठीक है। वो जैसे ही फेल होगा, क्लस्टर को तुरंत मैसेज जाएगा कि यार ये ओएचडी डाउन हो गई है। सेफ एडमिनिस्ट्रेटर को सेफ का हेल्थ है, जैसे हम सीखेंगे जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, सेफ हाइफन एस, जहां से हम सेल्फ सेफ का हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं, वहां जाके हम चेक करेंगे। वहां पर लिखा आ जाएगा कि सेफ की एक जो डिस्क है वो फेल्ड हो चुकी है, वन ओएचडी डाउन। तो तुरंत सेफ एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट होता है कि आप जाइए और सिस्टम में चेक करिए कौन सी ओएसडी डाउन हुई है, ठीक है। तो यहां पर सेफ एडमिनिस्ट्रेटर का रोल आता है, और जैसे ही ओएसडी वन डाउन हो, अब उसमें बहुत सारा डेटा होगा ना। अब सैफ को दूसरा मैसेज और दूसरा काम सैफ ने क्या करना है, इमीडिएटली रिकवरी स्टार्ट करनी है। रिकवरी का मतलब ये है, वो डेटा तो गया, वहां जो डेटा सेव था, मल्टीपल डेटा था, अब उन सारे डेटा की जो कॉपी है वो दूसरी डिस्क पे बनाई जाएगी, और जहां पर उसका ऑलरेडी डेटा सेव है, क्योंकि तीन जगह सेव होता है ना डेटा। तो उसकी जो फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी जो है, वहां से वो डेटा कॉपी कराया जाएगा नई लोकेशन पे, ताकि वो तीन इसको कॉपीज ऑटो हीलिंग रेडी। बोल सकते हैं क्या? हम्म। इसको ऑटो हील बोल सकते हैं क्या, इस फीचर बिल्कुल बोल को? सकते हैं, बिल्कुल। ऑटो हील ही है सर ये, कि ये सैफ ऑटोमेटिकली में ऑटो ऑटो हीलिंग हीलिंग करता होती है, राइट? है। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो ये उसको जाकर के रिकवरी करेगा। तो सैफ में तीन आर आते हैं, आपने ट्रिपल आर मूवी देखी होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ट्रिपल आर का बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। पहले आर का मतलब है रेप्लिकेशन, दूसरे आर का मतलब है रिकवरी, और तीसरे आर का मतलब है रीबैलेंसिंग। तो पहला रेप्लिकेशन मैंने बता दिया, दूसरा रिकवरी सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि डेटा कोई डिस्क फेल हुई, फेल होने के बाद तुरंत रिकवरी सेफ स्टार्ट करेगा, ऑटो हीलिंग, अच्छा नाम है। और तीसरा जो आर है उसका मतलब है रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या है, जो मेरी तीन डिस्क है ना, जो मेरी एक नोड पे तीन डिस्क हैं, दूसरे नोड पे तीन है, फिर तीसरे पे तीन है, कुल मिला के 9 डिस्क हैं। उन 9 डिस्क में डेटा सेव हो रहा है। तो अब मान लो तीन नोड है, मतलब मेरी 9 डिस्क हैं, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि जो मेरा जो डिस्क है ना वो एक बराबर भरे। तो एक बराबर भरने के लिए मुझे बैलेंस करना होगा ना, ठीक है। अब हम बाइक चलाते हैं, तो बाइक पे जब बैठे, गाड़ी हमने स्टार्ट करी, थोड़ा फ्लो आया, फिर हम अपने आप को सेट करते हैं, कहीं हम थोड़ा सा राइट तो नहीं है, हम थोड़ा सा लेफ्ट तो नहीं है। तो उसी तरीके से सैफ भी देखता है कि भाई किस डिस्क में कितना डेटा है, किस डिस्क में कितना डेटा है, अच्छा इस डिस्क में ज्यादा डेटा चला गया है और दूसरी वाली जो डिस्क है उसमें कम है, लाओ वहां से डेटा इसमें डाल देता हूं ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे। मान लो कहीं पर ज्यादा डेटा होगा और वो डिस्क खराब होगी, तो सैफ को ज्यादा काम करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो सब में इक्वल डेटा रखता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। और पहला तो हो गया कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है।
उसे डेटा इक्वली डिवाइड करना है। और दूसरा बड़ा क्रूशल पॉइंट होता है जो कि आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। आगे हम इसका एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। ये ट्यूनिंग का पार्ट है। ट्यूनिंग वाले चैप्टर में है कि अगर कोई डिस्क आपके क्लस्टर में ना 1,000 डिस्क है, ठीक है, और आपकी जो डिस्क है वो डिस्क, हर एक स्टोरेज का ना एक लेवल होता है कि इस लेवल तक वो भरती है। तो सैफ में ना हम कट ऑफ लगा के रखते हैं 90%। यानी एक टीबी की हार्ड ड्राइव है, तो उसमें हम 90% का कट ऑफ लगा के चलेंगे। मोटा मोटी आप समझ लीजिए 900 जीबी का, ठीक है। 900 जीबी डेटा जैसे ही उसमें राइट हो जाएगा ना, अगर वो 900 से जैसे ही डेटा ऊपर जाएगा, वो जो सैफ है ना उसको अलर्ट चला जाएगा कि मुझे डेटा करप्शन को रोकना है, क्योंकि ये डिस्क ना जो वार्निंग लिमिट है ना उससे क्रॉस कर गई है। वार्निंग क्रॉस करके क्रिटिकल जोन में पहुंच गई है, क्योंकि 900 जो है वार्निंग है। तो जैसे ही वो क्रिटिकल को टच कर गया, क्रिटिकल में आ गया, तो सैफ क्या करेगा, डेटा करप्शन को बचाने के लिए ना क्लस्टर को रीड ओनली मोड में कर देगा। तो जैसे ही क्लस्टर रीड ओनली मोड में जाएगा, तो रीड ओनली का मतलब हो गया अब आप कोई भी उसमें डेटा ऐड नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुत ही बैड कंडीशन होती है, तो उस वो कभी कंडीशन ना आ पाए, इसलिए रीबैलेंसिंग का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो बहुत अच्छे ट्यून क्लस्टर सेटअप होते हैं वहां पर हम बैलेंसर का भी इस्तेमाल करते हैं। बैलेंसर जो है एक एडॉन फीचर है इसका, सेफ का, जिसका काम होता है स्पेशली, वो सब उस एडॉन का काम होता है कि सारी डिस्क को प्रॉपर स्कैन करना और ये चेक करना, ये इंश्योर करना कि सारी डिस्क प्रॉपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली यूटिलाइज है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया काम। हाँ, तो अब ध्यान से समझो। ऑब्जेक्ट स्टोरेज डैमन आपके समझ में आया होगा। एक ऐसा डैमन होता है, एक ऐसी सर्विस होती है जो कि उस पर्टिकुलर डिस्क से अटैच रहती है जिसमें सेल्फ स्टोरेज का कमिटेड डेटा सेव हो रहा है, ठीक है। और ये डायमंड, अब ये डायमंड चल रहा है नोड पर, ठीक है। ऐसे ही 3 डायमंड जो चल रहे हैं उस नोड पे चल रहे हैं। तो एक ऐसा नोड जो मल्टीपल ओएसडी डायमंड्स को रन करता है, वो ओएसडी नोड कहलाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट पीजी ये मैंने क्लियर कर दिए। उसके बाद तीसरा जो दूसरा जो नोड होता है मॉनिटर नोड। अब ये जो नोड है ना ये डुअल फंक्शनैलिटी प्ले करेंगे, इनके अंदर मॉनिटर भी है। अब मॉनिटर का काम क्या होता है? मॉनिटर नोड वो नोड होते हैं जो कि मॉनिटर करते हैं पूरे क्लस्टर को। उनको उस मॉनिटर डेमन, मॉनिटर करने का भी एक डेमन होता है, ठीक है। उस डेमन का काम होता है कि इस क्लस्टर को मॉनिटर करा जाए। मॉनिटर करने का मतलब है जो कमिटमेंट क्लस्टर दे रहा है, सेल्फ स्टोरेज जो कमिटमेंट यूजर को दे रहा है कि हम आपके डेटा की रिलायबिलिटी देंगे, बेटर परफॉर्मेंस देंगे, ड्यूरेबिलिटी देंगे। तो ये सारे कमिटमेंट पूरा करना करना इंश्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो आती है मॉनिटर नोड की। मॉनिटर नोड पूरा हेल्थ चेक करता रहता है कि क्लस्टर की हेल्थ प्रॉपर है कि नहीं है, कौन सा नोड किस स्टेटस में है। अब जैसे मैंने बोला था कि वो पर्टिकुलर D1 OSD जो है उसके ऊपर चेक लगाए जाते हैं। चेक का मतलब स्मार्ट सीटीएल चेक। किसी हार्ड डिस्क को चेक करना है ना कि भाई ये कितनी हेल्दी है, तो उस पर स्मार्ट सीटीएल चेक आप एग्जीक्यूट कर दो। तो वही सेम यूज करता है सैफ। तो जैसे ही किसी भी डिस्क का ना स्मार्ट सीटीएल चेक फेल होता है, तो मॉनिटर नोड परमिट करता है कि उस डिस्क को अब क्लस्टर से बाहर कर दिया जाए। वो डिस्क फिर उस क्लस्टर का पार्ट नहीं रहती है। तो जब वो उस क्लस्टर का पार्ट नहीं रहती है, फिर क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि उस पे जो डेटा सेव है उसको फिर रेप्लिकेट करा जाएगा। तो रेप्लिकेट करने के लिए आपको पर्टिकुलर नोड की डिस्क सेलेक्ट करनी है। वो सारा सब ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वो मॉनिटर नोड करता है, ठीक है। ये पूरा मैनेजमेंट जो है वो मॉनिटर नोड करता है। तो ये हो गया आपका सारे कंपोनेंट जो आज के टारगेटेड थे, ठीक है। अब फ्लो की बात करते हैं। अगर आप देखोगे ना कि यूजर है, यूजर ने डेटा सेव किया, ठीक है।
जिस फॉर्म में भी वो डेटा एक्सेस कर रहा है सेल्फ स्टोरेज से, वो जाकर के कन्वर्ट हुआ ऑब्जेक्ट में, ये फ्लो का दूसरा पार्ट हुआ। ठीक है। फिर तीसरा आपका हुआ कि वो पीजी में क्लब हुआ। चौथा आपका हुआ कि वो पीजी पूरा का पूरा एलोगरिथम से सेलेक्ट करने के बाद सेव हुआ ओ पर्टिकुलर ओएसडी के पर्टिकुलर डिस्क में जाकर के। ठीक उसी तरीके से जब यूजर कॉल करेगा, तो सेफ का प्रोसेस उसे बताएगा कि जो डेटा वो एक्सेस करना चाह रहा है वो पर्टिकुलर किस नोड की किस ओएसडी में जाकर के सेव है। ठीक है, वहां से वो कॉल हो जाएगा। तो ये आज का टारगेट था। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा इसका। इस सेशन का जो क्वेरी पार्ट है, जो क्वेश्चन आंसर जो पार्ट है, वो दूसरे वीडियो में है जो कि इसके बाद अपलोड करा जाएगा। थैंक यू सो मच। राम सर।